हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके कुछ रूल्स और क्या थे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसकी स्पेलिंग में ही इसका मीनिंग जो है छुपा है, डेवलपमेंट, वो भी कैसा, सस्टेनेबल, जो कि आगे तक चलता रहे। मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा है, आप अभी डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन इसके साथ ही आप फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा के रख रहे हो। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको, तो इसको क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब बहुत अच्छे से यूज करना रिसोर्सेज को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाते हुए। ठीक है, देखते हैं। वी मीन दैट रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड केयरफुली so that besides meeting the present requirements it also take care of the future generation। जो मैंने अभी बताया वही बात यहाँ पे लिखी गई है। या फिर कैसे देख सकते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज with the needs of the future generations। ऐसा ना हो कि आप जो है डेवलपमेंट करते हुए बिल्कुल आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। जैसे आपने देखा होगा डिफोरेस्टेशन, इसका एक एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट। कैसे, आप जो है डेवलपमेंट तो कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि फ्यूचर वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या बचा के रख रहे हो आप। अगर फॉरेस्ट को अभी सब नष्ट कर दोगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी थोड़ा बहुत रिसोर्सेज बचना चाहिए। सम सर प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ बेटा, पूछो, डाउट पूछो अपना। सर अपन ऐसे कह सकते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कि सर अपने पास रिसोर्सेज हैं, बट सर अपन उसको इस तरीके से यूज करें कि सर वो आने वाली जनरेशन तक बचा रहे। हाँ बेटा, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप डेवलपमेंट के नाम पे आप रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं कर सकते। आप उनको इतना ही यूज करो कि वो आपका भी काम हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे। ओके, अब इसके कुछ प्रिंसिपल है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कौन से रूल फॉलो करोगे आप जिससे कि ऐसा आप कर पाओगे। तो बेटा उसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब वो चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन हो, आपको सभी की लाइफ का सोचना चाहिए कि उनके उनके लिए भी अर्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए। ओके, इसके बाद में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसको करके भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो। कंजर्व द हेल्थ, वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। आप जो अर्थ जो है उसकी ये जो विविधता है इसको बरकरार रखो। ऐसे नहीं कि आप इनको डिस्टर्ब कर रहे हो। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो फॉरेस्ट और ओशन जो होते हैं वहाँ पे ये जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हो, एक छोटे से एरिया में बहुत सारी अलग अलग तरह की वेराइटी के पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाना, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो जो फॉरेस्ट और ओशियन है उसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, तो उसको बचा के सर रखना एक चाहिए। ही तरीके के अलग अलग जीव जंतु पाए जाए ना। नहीं नहीं, एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाना। ओके, अच्छा। नेक्स्ट देखो, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका बहुत ही मितव्यता से आपको उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सोच समझ के आपको इनका उपयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो अ, बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, तो उनका बहुत ही सोच समझ के अपने को यूज करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको चीज़ों को करना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारी, आपने देखा होगा कि एनजीओ होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया उसके फॉरेस्ट को बचाएंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया उसके
वाइल्ड लाइफ या जीव जंतुओं को बचाएंगे। तो ये सारा काम भी आप एज ए कम्युनिटी बना के भी कर सकते हो इसको। ओके, मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट बाय चेंज इन कंजप्शन पैटर्न। आप जो एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसमें कंजप्शन पैटर्न को चेंज करके भी आप इसका मिसयूज रोक सकते हो। जैसे एग्जांपल बताते हैं, आप पेपर का यूज करते हो बेटा, पेपर बनता किससे? सर ट्री से। ट्री से बनता है। अगर आपने पेपर का यूज कम कर दिया और डिजिटली आप उसको यूज करने लग गए, जो आपकी नीड है उसको फुलफिल करने लगे, जैसे आप कोई टैबलेट है, कोई लैपटॉप है, उससे आप उस पर लिखना, तो वो डिजिटली हो गया, तो उस पर आप कितना ही लिखो, वो उसके लिए पेपर की जरूरत नहीं होती, उसमें बहुत सारा आप कंटेंट स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे क्या आपने अपनी कंजप्शन जो हैबिट जो है, पैटर्न जो है, उसको चेंज कर दिया। उससे क्या हो गया, जो फिजिकल जो पेपर होता है वो बच गया। और फिजिकल पेपर क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है, ट्री से बनता है ये। ओके, इसके अलावा इरेडिकेट पॉवर्टी, रिड्यूस द गैप बिटवीन द डेवलपिंग नेशंस। इसमें देखो डेवलपिंग नेशंस का जो अलग अलग जो डेवलपिंग नेशंस है, मतलब जो अभी विकसित हो रहे हैं, उनके बीच का गैप, मतलब कोई तो बहुत ज़्यादा अमीर देश है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब देश है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को करना चाहिए कि आप हर तरह से हर इंसान का या फिर हर पार्ट का जो है वो वर्ल्ड में इसमें डेवलपमेंट हो, किसी को कोई भेदभाव ना हो इसमें। ओके, नेक्स्ट देखो, यस सर। improve quality of human life through interaction among all of the nation। आपने एक कहावत सुनी होगी बेटा, वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब ये होता है कि पूरे विश्व को अपना परिवार समझें, और ऐसा करने से क्या होता है, ह्यूमन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब अलग अलग सभ्यता के लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनसे स्वाभाविक सी बात है उनके जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। अडॉप्ट ए स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड कंजर्व द डाइवर्सिटी एंड वाइटलिटी ऑफ आवर अर्थ। ये वही बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली आपको रूल बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे आप कुछ भी कर रहे हो। आपको रोड बनानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल को काट दो, आपको उसका कुछ तो सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना पड़ेगा कि जिससे कि रोड भी बन जाए और एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। मेक एफर्ट्स टू यूटिलाइज एंड सस्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, इनका भी ऐसे नहीं है कि चलो रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हैं क्योंकि ये बार बार बन रहे, ऐसा नहीं है कि आप इनको भी बिना एफर्ट के और इनका मतलब मिसयूज कर रहे हो। इसका भी आपको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर रिन्यू हो रहे तो उसके पीछे कोई दूसरी चीज को इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद देखो, एजुकेट कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। आपको लोगों को अवेयर करना होगा, जिससे कि लोग जो है इसके बारे में अवेयर हो और अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको पहचाने कि आप एनवायरनमेंट को किस तरह से कंजर्व कर सकते हो। इसके साथ ही बेटा, यूनाइटेड नेशंस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने नाम सुना होगा, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें होता क्या है बेटा, देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, यूएन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारी कंट्री मेंबर है, अलग अलग कंट्री जो है इसकी मेंबर है। अप्रोक्सीमेट 193 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर है। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। अब ये क्या है, यूएन के अलग अलग पार्ट होते हैं। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इसका एक मेन जो बॉडी है उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसने बेटा क्या किया, ये क्या है कि लगभग हर साल मीटिंग करते हैं। तो ये जब मिलते हैं तो ये कुछ बातों पे डिस्कस करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या चीज़ें चैलेंजिंग है और क्या अपने को करना चाहिए जिससे कि सभी लोग जो है शांति से रह सके। तो ये जो UNGA है, इसने क्या किया, 2015 सितंबर 2015 में एक कुछ रूल बनाए इन्होंने, और वो रूल क्या थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या थे बेटा, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SDG गोल्स। अब इसमें क्या था बेटा, उसमें टोटल जो है 17 गोल जो है वो डिसाइड किए गए। 17 गोल के, अच्छा गोल का मतलब समझते हो ना, एम,
कि यस हमको सर। ऐसी चीजें करनी है। अब बेटा करनी है तो कोई टाइम लिमिट भी डिसाइड की होगी। तो वो टाइम लिमिट क्या थी कि ये जो 17 जो गोल थे इनका अचीव करने का जो टाइम लिमिट था वो था 2015 से लेके हम जो है 2030 जब तक आएगा, जब तक ये गोल जो है सारे अचीव कर लेंगे हम। अब वो गोल कौन से हैं वो देखो। इतना समझ में आया ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसने डिसाइड किए थे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब डिसाइड किए थे? सितंबर 2015। ओके। कितने गोल हैं? 17। ये क्वेश्चन 17। आपके एनटीएससी में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो गोल कौन कौन से हैं उनको देखो आप। सर एक बार नीचे करो। ओके, ये गोल देख लो एक बार। ये अलग अलग तरह के 17 गोल है। इन्होंने डिसाइड किया कि नो पॉवर्टी, कहीं पे भी कोई भी गरीब ना हो। 2013 तक कोई भी कंट्री में कोई गरीब ना हो। जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी को प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड की जाए, कोई भी बीमार ना हो। क्वालिटी एजुकेशन, सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, एक बेस्ट एजुकेशन सबको मिले। जेंडर इक्वलिटी, महिला और पुरुष का जो भेद है वर्क फोर्स में देख लो या फिर आप सोसाइटी में देख लो, वो सारा वहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोग बराबर होने चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी को क्लीन वाटर मिले और स्वच्छता पे सबका अधिकार हो। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मतलब कि ऐसी एनर्जी आप सब प्रोड्यूस उसे करो, अफोर्ड कर सके। ऐसी एनर्जी आप प्रोड्यूस करो जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट कर सके, मतलब सस्टेनेबल हो वो एनर्जी। दूसरी चीज, किसी को उससे कोई नुकसान ना हो और सबके लिए अफोर्डेबल हो। ऐसे नहीं है कि आपने एनर्जी तो बना ली लेकिन वो बहुत महंगी है, सबके लिए सबको वो एनर्जी मिले। इसके बाद देखो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सबके लिए कार्य उपलब्ध हो और सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बेस्ट हो। रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, ये जो समाज में जो असमानताएं है ना गरीब और अमीर वाली, ये असमानताएं खत्म हो, सभी के पास बराबर इसमें जो कैपिटल जो है वो होना चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, अपने आप में परिपूर्ण एक सिटी होनी चाहिए जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो खुद से कर सके, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि आप चीज़ों को उपभोग करो तो सोच समझ के उपभोग करो और उत्पादन भी आप चीज़ों का सोच समझ के करो। इसके बाद है क्लाइमेट एक्शन, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ऐसी चीज़ों को कम करो। ये जो पोल्यूशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, इसको भी कम करना चाहिए। लाइफ बिलो वाटर, जो ओशन में जो जितने भी जीव हैं उनके बारे में भी सोचना है, उनकी लाइफ भी प्रोटेक्ट रहे। लाइफ ऑन लैंड, जो जमीन पे जो जो भी जीव जंतु या फिर प्लांट्स या ह्यूमंस जो भी हैं उनके बारे में भी आपको सोचना है 2030 तक। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पूरे वर्ल्ड में पीस हो, सबको न्याय मिले और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए जिनकी सभी बात माने अगर कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो। इसके बाद में है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, ये गोल अचीव करने के लिए सभी लोग एक दूसरे से मिलके काम करें, ये गोल नंबर 17। ओके, इनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, अब अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो सर यहाँ दे रखा है जैसे पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और एक ये देख रहा है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो सर ये एक्सचेंज नहीं हो सकता कि 16 नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो 16 नंबर का यही है, ऐसे नंबर वाइज लिखते हैं? हाँ, नंबर वाइज लिखते हैं, इनका पर्टिकुलर नंबर होता है। सर अच्छा, और सर ये आपने मतलब बोला कि हाँ, एक बार ऐसा अंजलि, नहीं हो सकता कि बेटा एक बार अंजनी के डाउट एक एक करके डाउट लेते हैं, है ना। एक बार अंजनी, और कुछ डाउट है आपका? हाँ हाँ सर, वो आपने बोला ना कि 30 तक ही होना चाहिए या 30 तक करना है, एंड 30 से बाद में तो
करना ही है, 30 से पहले पहले हो जाना चाहिए यू। हाँ 2030 तक हो जाना चाहिए। हाँ ओके समझ गए। ओके, आशवी अपना डाउट पूछो बेटा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो ये रूल्स बनाए हैं तो वो अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करवा रही है तो, जैसे इनके अंदर से भी कुछ ऐसे रूल्स है जो अभी भी फॉलो नहीं होते ढंग से। बेटा नहीं ये सिर्फ गाइडलाइन है। अब इसको फॉलो करना ना करना ये तो ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है ना। अगर किसी को कोई अवेयर है कि हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ करना है तो वो फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सर अगर Yes. कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करे तो क्या होगा सर? बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मानव सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। यानी जो अच्छे लोग हैं ना वो फॉलो गए सर। ये ये कंट्री जो के दे रखा है ना ये बेटा इधर, कंट्री के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये कंट्री फॉलो करती है। ऐसे नहीं है कि इंसान को फॉलो करना होता है इनको, सर कंट्री अपने मतलब इंडिया में सब गवर्नमेंट। कुछ हो रहा है ना धीरे धीरे, देखो ये बिल्कुल ऊपर वाले अपने जो यहाँ कह पे रखे हैं एसडीजी जो गोल्स हैं, देखो इनको इनको फॉलो करने का अपने यहाँ पे प्रोग्रेस में बता दूं आपको, इंडिया में इन रूल्स को फॉलो किया जाता है, लगभग सभी रूल्स को फॉलो किया जाता है। और इसके लिए इंडिया में जो नीति आयोग जो है वो इसके लिए काम करता है। और हर साल जो है नीति आयोग अलग अलग स्टेट को लेके और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को लेके कुछ इंडेक्स जारी करता है कि किसने बेस्ट परफॉर्मेंस किया इन गोल्स को अचीव करने के लिए, किसने वर्स्ट परफॉर्मेंस किया, तो उनकी पूरी लिस्ट जारी करता है। उससे क्या होता है कि लोगों को मतलब कंपटीशन करने की भावना जागृत होती है और उनको भी मन में आता है कि हाँ हम भी थोड़े अच्छा परफॉर्म करें आगे आने वाले ईयर में। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग जो ये स्टेट हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट भी अपने लेवल पे इनको एसडीजी गोल्स को जो है फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर एक बार ये 9 नंबर वाला, एक बार वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार दिखाओ, 9 नंबर वाला। 9 ये नहीं नंबर है दिखा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सर। ये इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब? इनोवेशन नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी एक तरह से इंडस्ट्री बिल्डिंग, ये जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और सर ब्रिज। इवोनेशन का एक बार वापस। इनोवेशन मतलब होता है कुछ भी नई चीज़ें आप ढूंढते हो, जैसे कि अभी जैसे इंडिया जो है वो ओशन के लिए समुद्र मिशन भेज रहा है, ये कुछ नया चीज़ खोजने के लिए भेज रहा है। चंद्रयान भेजा था, ये कुछ नई चीज़ खोजने के लिए भेजा। तो ये जो नवाचार है मतलब कि नई नई चीज़ों को आविष्कार करना, उनके बारे में खोजते रहना, ढूंढते रहना, उसको बोलते हैं इनोवेशन। ओके ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वो सर अभी आपने वो लिखा था ना, वो यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली, तो सर एक है ना ऐसा भी तो नाम रहता है ना, यूएनए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या था फिर? अरे बेटा वो यूएसए है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो तो एक देश है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। इसलिए पूछा। ये 1945 में बना था और तब से जो है ये वर्क कर रहा है। 193 क्या है यहाँ पे? यूएन 190 मेंबर है बेटा, होते इसके हैं मेंबर है, मेंबर कंट्री है इसके, इतने कंट्री जो है इसके मेंबर है। 193 यानी इसमें तो कंट्री बहुत सारी होगी, हाँ बहुत है। ये तो चलो फिर भी आगे लिस्ट देखो, याद बात। कंजर्वेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड इट्स नीड। चलो इसको तनु नहीं अंजनी रीड करेगी। यस सर, मैं चेक कर रही हूँ। There is no doubt the land, water, plastics, etc. are renewable resources and can therefore be used over and over again for the satisfaction of land of human needs. But there is a limit to everything. If they are used unwisely and limitlessly, there can be a lot of problems. Deforestation of or indiscriminate cutting of trees leads to floods, solid erosion and सर ये solid ही है ना? हाँ Soil सॉलिड erosion है क्या? इरोजन ही है बेटा।
solid erosion, and sliding up of the reverse channels. The need for conserving our material wealth is still greater. Firstly, mineral resources are not renewable. Secondly, our civilization and progress are based on our mineral resources. If they get that existed there in every likelihood to fear that the whole artifice of civilization will crumble. Thirdly, mineral resources cannot last long in the modern industrialized age. The rate of their mining and use is in the more industrialized countries in very high. ओके, देखो, जो रिसोर्सेज है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उनको सस्टेनेबली अगर आप यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली उनका कंजर्वेशन होता है। लेकिन फिर भी कुछ आपको रूल बनाने चाहिए जिससे कि आप उनको कंजर्व कर सको। जैसे कई बार क्या है, ह्यूमन थिंग ऐसी होती है कि जो चीज़ रिन्यूएबल है उसको हम मिसयूज़ करके आराम से यूज़ करेंगे तो भी उसका रिन्यू तो हो ही रही है वो चीज़। लेकिन बेटा ये चीज़ आप देख रहे हो कि जैसे फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट वापस से रिन्यू हो जाते हैं लेकिन उनको टाइम तो लगता है ना। और उस टाइम के बीच में बहुत ये जो इंडस्ट्रियलाइज जो एरिया अभी एज से अपन गुजर रहे हैं, इसमें बहुत सारा जो है पोल्यूशन जो है वो एमिट होता है, तो उसको भी मैनेज करना होता है और फॉरेस्ट जो है उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब जैसे डिफोरेस्टेशन, और मैंने अभी बताया आपको जो ट्रीज़ की जो कटिंग है, ये ना सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि इसके साथ साथ और समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जैसे फ्लड है, सॉलिड इरोजन, ज़मीन का जो कटाव होता है, बारिश आ गई ज़मीन कट के चली गई। जो सिल्टिंग अप, जो मतलब रिवर जो है उसमें सिल्ट जमा हो जाना, मिट्टी जमा हो जाना, तो ये सारा क्या है, ये कहाँ से आता है बेटा, ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, डिफोरेस्टेशन और कटिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से ये चीज़ हो रही है। जबकि ये सारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फिर भी अपने को प्रॉब्लम करते हैं ये। ओके, लेकिन इन सब चीज़ों को हटाने के लिए अपन कुछ कर सकते हैं। द नीड फॉर कंजर्विंग आवर मिनरल वेल्थ इज स्टिल ग्रेटर। जो मिनरल जो वेल्थ है अपनी, उसको भी बचा के रखना चाहिए। जैसे मिनरल रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल। सबसे पहली बात तो मिनरल जो रिसोर्सेज हैं वो एक बार बन गए, इनको बनने में काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, तो ये जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एक बार ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, तो इसलिए इनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। आवर सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस आर बेस्ड ऑन आवर मिनरल रिसोर्सेज। देखो, आज आप जो भी चीज़ों को यूज़ करते हो ना, सारे मिनरल से बने हुए, किसी ना किसी मिनरल से वो चीज़ बनी हुई है। ओके, अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद अपने जो जीवन जो जीने की जो शैली है या फिर अपने जो तरीका है उसको काफ़ी इफ़ेक्ट होने वाला है। इससे हो सकता है कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है वो नष्ट हो जाए। आपने नाम सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी तक किसी को नहीं पता कि Yes, क्यों sir. वो नष्ट हुई। हो सकता है कि कुछ ऐसे उनके कुछ प्रैक्टिस होंगे जिनकी वजह से उनकी सिविलाइजेशन जो है नष्ट हो गई। अभी तक के जो एविडेंस है उनके हिसाब से वो फ्लड की वजह से नष्ट हुई थी। अब फ्लड भी क्यों आई, फ्लड हो सकता है कि डिफोरेस्टेशन की वजह से वहाँ पे फ्लड आई, या हो सकता है कुछ और वहाँ पे रीजन रहे। इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटा आप पढ़ते हो ना, जैसे इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी उसके आसपास में डेवलप हुई, और इसके साथ में अपना जो वेस्टर्न जो इंडिया है उसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफ़ी जो साइट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, मिनरल्स की जो रिसोर्सेस हैं उनका अपने को मिसयूज रोकना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओके, इसके बाद में है जो मिनरल्स जो होते हैं, ये इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि मिनरल से ही तो चीज़ें बनती हैं और उसी से फिर इंडस्ट्री चलती है। अगर मिनरल्स नहीं रहेंगे तो ऐसे इंडस्ट्री नहीं रहेगी और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा ऐसी कंट्रीज़ का। फिर बाद में वो क्या, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर वहाँ पे कोई लोग रहना नहीं पसंद करेंगे, बाकी जो चीज़ें जो हैं उनकी वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही अपना जो चैप्टर जो था
रिसोर्सेज, वो कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होता है, इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है वो आप देखना और आप करना इसमें। ओके चलो अभी आप इसमें होमवर्क नोट करो। चलो होमवर्क में देखो आपको करना है असाइनमेंट नंबर 1, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर्स आपको लिखने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन है, आपको ये करना है। इसके बाद में शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं आपको, आप इसको देख लेना, पढ़ लेना और लर्न कर लेना, कॉपी में नहीं करना इसको। इसके बाद में आपके पास में आता है असाइनमेंट नंबर 3, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना है, कॉपी में नहीं करना आपको इसको। थैंक यू। यस सर। और इसके बाद में आता है असाइनमेंट नंबर 4, और सर असाइनमेंट नंबर आज 4, एक दिन में ही सारे तो। हाँ हाँ सुनो तो सही, ज़्यादा नहीं है काम। असाइनमेंट नंबर 4 है, इसमें आपको अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए ये करना है, सेक्शन नंबर बी ये करना है, और सेक्शन नंबर सी ये करना है, सेक्शन नंबर डी ये भी करना है। इसमें 4 सेक्शन अलग अलग हैं, आपको ये सारे करने हैं कॉपी में, और इनके जो आंसर हैं वो नीचे दिए गए हैं आंसर की में, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और ये सारे जो है जो भी आपको मैंने कॉपी में करने के लिए बोला है, एक तो वो भी लर्न करना है, और जो एक्स्ट्रा जो बच गया असाइनमेंट नंबर 2 और 3 उसको भी आपको लर्न करना है। ओके तो चलिए आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।